जय श्री कृष्ण भाइयों। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो समर्पित है भारत के 5वें प्रधानमंत्री, गरीबों किसानों के मसीहा और यादव जाट गुजर को एकता के सूत्र में बांधने वाले चौधरी चरण सिंह को। आज चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है और आज के दिन मैं इस वीडियो के माध्यम से समस्त यादव समाज की तरफ से चौधरी चरण सिंह जी को एक श्रद्धांजलि भेंट करना चाहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह जी के इतिहास के बारे में और उनकी विचारधारा के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव में छोटे से किसान जाट परिवार में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम चौधरी मीर सिंह था। उनका हमेशा से सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख के एक दिन बड़ा अफसर बने। चौधरी चरण सिंह जी बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। पिता चौधरी मीर सिंह 6 वर्ष के बाद नूरपुर गांव छोड़कर सपरिवार जानी खुर्द के पास भूपगढ़ी आकर बस गए और यहीं के परिवेश में चौधरी चरण सिंह जी के नन्हे हृदय में गांव गरीब किसान के प्रति संघर्ष करने की भावना ने जन्म लिया। वो हमेशा सोचा करते थे कि बड़े होकर एक ना एक दिन गांव गरीब और किसानों के लिए वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे और बड़े होकर उन्होंने ठीक वैसा ही किया। आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई की। 1928 में गाजियाबाद में अपनी वकालत करनी शुरू कर दी। कहते हैं कि अपने वकालत के दिनों में चौधरी चरण सिंह जी सिर्फ उन्हीं लोगों के केस लिया करते थे जो उनकी नज़र में सही हुआ करते थे, यानी जिनकी तरफ इंसाफ होने की ज़्यादा संभावना हुआ करती थी। सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे, शुद्ध शाकाहारी थे, धोती और कुर्ता पहनते थे। कहते हैं कि वो कभी भी हवाई जहाज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे। एक बार जब वो प्रधानमंत्री थे, उनको दिल्ली से लखनऊ जाना था। इसके लिए सबने उनको हवाई जहाज करने की सलाह दी, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेन की यात्रा सफर करके गए। तो ऐसे थे चौधरी चरण सिंह जी। इसके बाद इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, जिसमें भाग लेकर चौधरी चरण सिंह जी ने गाजियाबाद में स्थित हिंडन नदी के पास नमक बनाया, जिसके बाद ब्रिटानिया हुकूमत ने उनको गिरफ्तार कर लिया और 6 महीने की जेल की सज़ा सुना दी। चौधरी चरण सिंह जी ने ब्रिटानिया हुकूमत को इतना परेशान कर दिया था कि उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चौधरी चरण सिंह जी को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए थे। हालांकि वो लोग कभी चौधरी चरण सिंह जी को पकड़ ही नहीं पाए और उसके बाद कुछ सालों के बाद भारत आज़ाद हो गया। इसके बाद शुरू होता है चौधरी चरण सिंह जी का राजनीतिक सफ़र। तो आइए एक नज़र डालते हैं हम चौधरी चरण सिंह जी के राजनीतिक सफर की तरफ। यूं तो चौधरी चरण सिंह जी प्रथम बार विधायक 1937 में छपरौली से ही बन चुके थे। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और जैसे ही चौधरी चरण सिंह जी को ताकत मिली, उन्होंने सबसे पहला काम किसानों के लिए किया। 1939 में किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा बिल पास कराने में अहम भूमिका निभाई। उस कानून से हजारों किसान साहूकारों के शिकंजे से मुक्त हुए और जमीन नीलाम होने से बच गई। इसके बाद चौधरी चरण सिंह जी ने आज़ाद भारत में वो करके दिखाया, जिसके बाद चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का मसीहा और सबसे बड़ा किसान नेता बना दिया गया। चौधरी चरण सिंह जी 1952 में उत्तर प्रदेश की सरकार में राजस्व मंत्री बनाए गए और मंत्री बनते ही चौधरी चरण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश से जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया और इसी ने उनको किसानों का सबसे बड़ा नेता और हितैषी बना दिया। हालांकि जितने भी जमींदार लॉबी थी, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का पुरजोर विरोध किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, तरह तरह से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी का ये दृढ़ संकल्प था
जिसके वजह से उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। उसके बाद देश के बाकी राज्यों ने भी इसको अपने राज्यों में लागू किया और एक दिन पूरे देश से जमींदारी प्रथा खत्म हो गई। इसके बाद ही लेखपाल पद का सृजन हुआ। इससे पहले लेखपाल पद नहीं हुआ करते थे। 1967 में चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और उसी साल वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश में किसानों और गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। देश के जितने भी किसान थे, खास करके उत्तर प्रदेश, सभी से उन्होंने मीटिंग की, उनकी समस्या को समझा और उनकी समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाए। फिर उसके बाद वो दिन आया जिसे भारत का काला दिन कहा जाता है, 25 जून 1975। इस दिन इंदिरा गांधी ने पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी। देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ चौधरी चरण सिंह जी को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। करीब 2 साल के बाद इमरजेंसी हटी, जिसके बाद देश के अंदर चुनाव हुए और इंदिरा गांधी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। जीत के आई जनता पार्टी। जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की सरकार में चौधरी चरण सिंह जी को वित्त मंत्री, गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद दिए गए। लेकिन आपसी मतभेद के कारण यह सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। फिर इसके बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी सरकार बनाई और 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों, गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ऐसा ही एक काम था खाद की कीमतों का कम होना। कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह जी की सरकार में सबसे कम खाद की कीमत थी बाकी किसी भी सरकार के मुकाबले, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी के लिए सबसे पहली प्राथमिकता गरीब और किसान थे और जब तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे तब तक उन्होंने गरीबों, किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई और कई सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किए। ये चौधरी चरण सिंह जी की देन है कि खेती, गरीब, किसानी जैसे मुद्दे फाइलों, दफ्तरों से बाहर निकलकर भारत की राजनीति का प्रमुख हिस्सा बनने लगे। इतना ही नहीं, चौधरी चरण सिंह जी ने सामाजिक रूप से अजगर नाम का संगठन बनाया जिसमें अहिर, जाट, गुजर और राजपूत समाज को एकजुट करने की कोशिश की। अहिर, जाट, गुजर ये तीनों तो चौधरी चरण सिंह जी के साथ आ गए। इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को अपना नेता माना। हालांकि राजपूत समाज ने कभी चौधरी चरण सिंह जी को अपना नेता स्वीकार नहीं किया। चौधरी चरण सिंह जी का मानना था कि अहिर, जाट, गुजर और राजपूत ये चारों एक मार्शल कौम है। इन सारी कौम के अंदर एक आग है, इन सारी कौम के अंदर एक ताकत है। इसीलिए वो इन चारों कौमों को एक मंच पर लाना चाहते थे। लेकिन अहिर, जाट, गुजर को छोड़कर आखिरी की जो कौम है वो साथ में नहीं आ सकी। फिर वो घड़ी आई जब चौधरी चरण सिंह जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 29 मई 1987 को उनका निधन हो गया। तो आज के इस दिन मैं सभी यादव, जाट, गुजर भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आओ एक बार फिर से मिलकर हम चौधरी चरण सिंह जी के सपने को साकार करें। तीनों एकजुटता का प्रदर्शन करें, क्योंकि हम तीनों अगर एकजुट हो गए तो यकीन मानिए ये तीनों एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आएंगी। फिर इन्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तीनों शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं और ये तीनों एक ही माँ के बेटे हैं। तीनों का डीएनए एक है, तीनों का कल्चर एक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन तीनों समाज के लोगों को एकजुट एक मंच पर आकर एकजुटता का प्रदर्शन ज़रूर करना चाहिए। आज चौधरी चरण सिंह जी भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जब जब इस देश के अंदर गरीब किसानों के मुद्दे भारत की राजनीति में जगह बनाएंगे तब तब चौधरी चरण सिंह जी हमें याद आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जाइए ट्विटर पर चौधरी चरण सिंह जी के नाम से
ट्रेंड चलाइए। हैशटैग यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात मैं अगले वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।